हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ मैं क्लास की शुरुआत करता हूँ, जिसमें मैंने पीईटी 2021 का पेपर लिया है। ये पेपर है 24 अगस्त 2021 सेकंड शिफ्ट का पेपर है। क्लियर। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए थे। कुछ इसमें विदेशी लोग हैं, जो उनके बारे में लिखा है कि कौन कौन से आए थे। काल अनुक्रम के अनुसार लगाने। तो टॉमस रो, फायान और हेनसांग, ये 3 व्यक्ति हैं और इनके टाइमिंग के हिसाब से क्वेश्चन आंसर चूज करना है। तो सबसे पहले टॉमस रो, दूसरे पर है फायान, तीसरे पर है हेनसांग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। यानी कि सबसे पहले कौन आया था? फायान आया था। फायान किसके शासनकाल में आया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। उसके बाद में आया था हेनसांग। ये किसके शासनकाल में आया था? ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। फिर उसके बाद में टॉमस रो। ये टॉमस रो किसके शासनकाल में आया था? ये आया था 1608 में। किसका शासन था? ये जहांगीर का शासनकाल था। तो सबसे पहले कौन आया था? फायान के बाद में हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था हेनसांग, और उसके बाद में आया था सर टॉमस रो, यानी कि ये जहांगीर के शासनकाल में आया था। तो दूसरा, तीसरा और पहला, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? ऑप्शन ए बक्सर, ऑप्शन बी प्लासी, ऑप्शन सी वांडीवास और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये सबसे पहले एक प्लासी का युद्ध हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है प्लासी का युद्ध। ये हुआ था 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में। तो ये किसके शासनकाल में हुआ था? ये सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच वर्सेस अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था इसमें? लॉर्ड क्लाइव था। तो जीत किसकी हुई थी इसमें? अंग्रेजों की, और सिराजुद्दौला हार गया था। तो यही पूछा है क्वेश्चन में यही पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा पराजित हुआ। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन राज्य हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो और ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग। तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड वेलेजली। देखिए, मैं आपको 3 नीति बताऊंगा। पहली है राज्य हड़प नीति, यानी कि हड़प नीति किसके शासनकाल में आई थी? तो ये आई थी 1858 में, और डलहौजी। क्लियर। उसके बाद में पहली ये हो गई। दूसरी आई थी आपकी स्थाई बंदोबस्त। ये कब आया था? स्थाई बंदोबस्त ये कब आया था? 1793 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्लियर। जिसे पुलिस प्रशासन का जनक कहते हैं। तीसरी आई थी आपकी सहायक संधि। ये किसके शासनकाल में आई थी? तो ये आई थी 1798 में, और शासनकाल था इसमें लॉर्ड वेलेजली, जिसके तहत हैदराबाद सबसे पहले सहायक संधि हुई थी हैदराबाद से। तो इसमें यही पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि इनमें से कौन राज्य हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो ऑप्शन होगा इसमें से लॉर्ड डलहौजी। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय सभा के शोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, ऑप्शन सी हर्ष के समय प्रसिद्ध एक नाटककार, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या लिखा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य बोलते थे, ये गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके शासनकाल में 9 विद्वान रहते थे, तो उन्हीं में से एक थे धन्वंतरी। ये किसके जानकार थे? तो ये एक चिकित्सक थे, प्रसिद्ध चिकित्सक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक हैं? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन सी फाहियान, ऑप्शन सी हेनसांग, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है बुक इंडिका। ये किसके शासनकाल में आया था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्यकालीन में चंद्रगुप्त मौर्य था इसमें। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल में आया था ये फाहियान, सॉरी मेगास्थनीज, और इसने लिखी थी इंडिका। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1926, और ऑप्शन सी 1919, और ऑप्शन डी 1928। तो साइमन कमीशन का एक आयोग था। साइमन कमीशन एक 7 सदस्यीय एक आयोग था, जिसका गठन सर साइमन की अध्यक्षता में हुआ था। इसका गठन हुआ था 1927 में, और भारत में आया ये 1928 में। इसका जगह जगह पर विरोध हुआ और नारे लगाए गए थे, गो साइमन गो। तो लाला लाजपत राय पंजाब से इसका विरोध कर रहे थे, लाला लाजपत राय। तो इन पर लाठीचार्ज हुई, लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुई, और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश किया गया? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी कराची, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लाहौर। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी ना, इसकी स्थापना हुई थी 1885 में, और A.O. ह्यूम द्वारा। वायसराय था जब लॉर्ड डफरिन। क्लियर। तो इसके हर साल दिसंबर के माह में हर साल बैठक होती थी। एक होती थी वार्षिक और एक होती थी विशेष। तो ये वार्षिक बैठक होती थी, तो उसमें जो 1929 की जो बैठक हुई थी ना, जिसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो ये हुई थी आपकी लाहौर, और इसी में पूर्ण स्वराज से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न का मिलान करें। इसमें ऑप्शन ए नेशनल इंडियन आर्मी गदर पार्टी है, मित्र मेला है, और होम रूल लीग है। और इसमें इधर है आपके लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, बी.डी. सावरकर और एनी बेसेंट। ये आपको मैच करना है। तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। क्लियर। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल, 1913। क्लियर। गदर पार्टी, ये गदर पार्टी हो गया ए, 1913। उसके बाद में मित्र मेला किसने चलाया था? ये बी.डी. सावरकर ने। और होम रूल लीग किसने चलाया था? एनी बेसेंट। एक होम रूल लीग पंडित बाल गंगाधर तिलक ने भी चलाया था, बाल गंगाधर तिलक, तो वो अलग था।
तो इसमें ए का हो गया 2, ए का 2, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, ऑप्शन बी। क्लियर। और बी का हो गया 1, सी का हो गया 3 और डी का हो गया 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन बी फजल हक, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना और ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। क्लियर। तो ये खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया था? ये चलाया गया था 1919 में। क्यों चलाया गया? इसके राजनीतिक कारण थे। राजनीतिक कारण क्या थे कि जो तुर्की में खलीफा का एक पद था, एक धार्मिक पद था, ये खलीफा प्रमुख धार्मिक खलीफा, ये एक धार्मिक पद था। तो ये अंग्रेजों ने ये पद हटा दिया था। तो सभी जो मुस्लिम जो लोग थे वो इसका विरोध कर रहे थे। तो भारत में भी इसका विरोध हुआ। तो गांधी जी ने पूर्ण समर्थन दिया और जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने, और जो गांधी जी के खिलाफत आंदोलन में अजय चलाया किसने था? तो ये चलाया था आपके शौकत अली नाम के एक व्यक्ति थे। उनके देख रेख में ये आंदोलन चला था, खिलाफत आंदोलन। तो इस आंदोलन का विरोध किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोड़ी षड्यंत्र केस में शामिल थे? ऑप्शन ए गदर पार्टी, ऑप्शन बी अनुशीलन समिति, ऑप्शन सी अभिनव भारत ग्रुप और ऑप्शन डी भारत हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी काकोड़ी केस। जो काकोड़ी षड्यंत्र केस था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1928 में। 1928 में एक मालगाड़ी थी जिसका नाम था 8 डाउन मालगाड़ी थी। ये जाती थी सहारनपुर से नकलऊ से जाती थी ये, और सहारनपुर। तो बीच में एक जगह पड़ती थी काकोड़ी, जिसका अब वर्तमान में नाम चेंज हुआ है काकोड़ी ट्रेन एक्शन। क्लियर। ये करंट का क्वेश्चन है कि जो काकोड़ी षड्यंत्र केस था, जो काकोड़ी जो जगह है उसका नाम क्या है? तो काकोड़ी ट्रेन एक्शन। क्लियर। तो ये यहाँ जो मालगाड़ी जा रही थी तो इसमें सरकारी खजाना था अंग्रेजों का, जिसमें आपके बंदूक थी, बारूद थे और भी बहुत कुछ थे। तो इसमें ये 4 लोग थे। इन लोगों ने इस ट्रेन को रोका और माल को लूट लिया, जिसमें आपके रामप्रसाद बिस्मिल थे और राजेंद्र लाहौरी और आपके रोशनलाल थे और एक और थे। ये 4 लोग थे। तो इन लोगों को अंग्रेजों ने इन लोगों ने पहले तो सफलतापूर्वक ट्रेन को लूट लिया, हथियार वगैरह ले गए। उसके बाद में फिर अंग्रेजों ने और इनका पता लगाया और इन लोगों को 4 जगह पर प्रमुख फांसी दी गई। क्लियर। तो इसका सही उत्तर होगा कौन सा संगठन था? तो वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था। क्लियर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गंगा और ऑप्शन डी कावेरी। तो नागा अर्जुन बांध जो बना है वो कृष्णा नदी पर है। ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1953 और ऑप्शन सी 1955 और ऑप्शन डी 1958। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1953 में। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? ये माउंट एवरेस्ट है ये, जैसे ये नेपाल है और ये इधर चाइना है। तो ये नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8868.86। ये नई ऊंचाई है इसकी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, इसका ध्यान रखना।
क्वेश्चन नंबर 13, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय अभ्यारण्य नाम है कौन सा है? तो ये कह रहा है, ऑप्शन ए है भैंस रोडगढ़ अभ्यारण्य, ऑप्शन बी दर्रा अभ्यारण्य, ऑप्शन सी केलवा घाना पक्षी अभ्यारण्य और ऑप्शन डी घाट प्रभा अभ्यारण्य। तो इसका सही उत्तर होगा केलवा देवी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है? ऑप्शन ए दल्ली राजहरा, ऑप्शन बी कोरबा, ऑप्शन सी उमरिया और ऑप्शन डी राजनांदगांव। तो इसका सही उत्तर होगा ए दल्ली राजहरा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए दर्रों तथा उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? नहीं पूछा है इसमें। ऑप्शन ए है जोजिला और बुर्जिल, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी में दे रहा है बारालाचा दर्रा और सिप्पिल्ला, कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी में है ये है थागला और नीति पास और लिपुलेख, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और ऑप्शन डी में कह रहा है कि नाथुला और जेजेबला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। तो इसका सही उत्तर होगा 2 और 4 गलत हैं, बाकी सब कुछ सही है। देखो जोजिला और बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, ये सही है, ये सही है। उसके बाद में थाला नीतू और लिपुलेख, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, ये सही है। नाथुला और जोजिला है ना, ये कहाँ है? सिक्किम में। क्लियर, ये सही है। उसके बाद में और ये उत्तर प्रदेश में दे रहा है ना ये सिप्पिल्ला और ये, तो ये गलत है। तो यानी कि 2 गलत हो गया। और नाथुला और जेजेबला, तो नाथुला तो सिक्किम में है पर लेकिन ये जेजेबला है ये जम्मू कश्मीर में, तो इसलिए ये गलत हो गया। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? गलत पूछा है 2 और 3, जेजेबला सही है और जाम नीति पास और लिपुलेख, जिसमें एक उत्तराखंड में इसमें से, तो इसमें 2 और 4 ये गलत हैं, बाकी सही हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेशों में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? ऑप्शन ए ब्याज दर, ऑप्शन बी शेयरों की कीमत, ऑप्शन सी नई पूंजी का अनुमानित प्राप्ति और ऑप्शन डी व्यक्तिगत कर। तो इसका सही उत्तर होगा सी नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। अगर ये बढ़ेगा तो इसमें निजी निवेश, ये कह रहा है किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। क्लियर। तो इसका सही उत्तर होगा नई पूंजियों की अनुमानित प्राप्ति। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? ऑप्शन ए RBI, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय और ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इसका सही उत्तर होगा डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए तृतीय, ऑप्शन बी प्रथम, ऑप्शन सी द्वितीय, ऑप्शन डी कृषि। तो हमारी अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र को बांट देते हैं, इसमें पहला क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। पहले क्षेत्र में क्या आता है? कृषि। दूसरे क्षेत्र में आता है कृषि के बाद में जैसे हमने फसल के बाद में कोई उत्पादन यानी मैन्युफैक्चरिंग होता है, जिसे बोलते हैं विनिर्माण। और तृतीय क्षेत्र में आती है आपकी सेवा। तृतीय क्षेत्र में कौन सी आती है? सेवा। तो इसमें पूछा क्या है कि सेवा का दूसरा नाम क्या है? तृतीय क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन ए। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता, ऑप्शन बी डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन सी एम.एस. स्वामीनाथन और ऑप्शन डी नॉर्मन एडवर्ग। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में आर्थिक सुधार 1951 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए पी.वी. नरसिम्हा राव, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पी.वी. नरसिम्हा राव। आर्थिक सुधार क्या थे? 1951 में आपका एलपीजी लागू किया गया था भारत में। एलपीजी यानी कि प्राइवेट और ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, एलपीजी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए पुलिस, ऑप्शन बी कानून और व्यवस्था, ऑप्शन सी जेल और ऑप्शन डी दंड प्रक्रिया संहिता। तो भारत के संविधान में शक्तियों को 3 सूची में विभाजित किया है, जिसका उल्लेख है अनुसूची 7 में। अनुसूची 7 में इसमें 3 प्रकार की शक्तियां विभाजित की गई हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, केंद्र सूची में वो विषय डाले गए हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगी। राज्य सूची में वो विषय डाले गए हैं जिन पर केवल राज्य सरकार कानून बनाएगी। और कुछ कानून समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। अगर दोनों के बनाए हुए कानून में कभी विवाद उत्पन्न होता है तो उसमें केंद्र का बनाया हुआ कानून प्रभावी होगा। क्लियर। तो इसमें पूछा है कि राज्य सूची के सम्मिलित नहीं है, यानी कि राज्य सूची के विषय में नहीं आता है। तो देखो पुलिस राज्य सूची का विषय, कानून व्यवस्था राज्य सूची का है, जेल राज्य सूची का है, लेकिन जो दंड प्रक्रिया संहिता है ये केंद्र सूची का विषय, जिसे आईपीसी बोलते हैं ना, आईपीसी, सीआरपीसी। अभी हाल फिलहाल में 3 कानून जो हमारी जो दंड प्रक्रिया जो संहिता है वो चेंज करने की जो बात कर रहे हैं, उन्हीं में से दंड प्रक्रिया संहिता यानी आईपीसी। क्लियर। तो ये केंद्र सरकार का है। अच्छा, समवर्ती सूची में कौन कौन से? जैसे शिक्षा है, राज्य सूची में जैसे आपका स्वास्थ्य हो गया, पब्लिक वो हो गया, लोक व्यवस्था हो गया मेंटेन करने के लिए। क्लियर। और केंद्र में जैसे आपका एक तो योगी दंड प्रक्रिया संहिता हो गई, और आपकी नागरिकता है, विदेशी मामले, रक्षा है, और भी बहुत सारे वो हैं विषय इन पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। जो अगर नहीं पूछा है तो वहाँ सबसे पहले अंडरलाइन कर लिया करो, जिससे आपका ध्यान उसी पर रहे कि क्या पूछा है। ऑप्शन ए अर्धसंघीय संरचना, ऑप्शन बी प्रतिबंध न्यायतंत्र और ऑप्शन सी शक्तियों का वितरण और ऑप्शन डी लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र हमारे संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो हमारे संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं? तो सबसे पहले 3 तो यही हो गए, अर्धसंघीय संरचना, इसे बोलते हैं इंग्लिश में क्वासी फेडरल, अर्धसंघात्मक। क्लियर। शक्तियों का वितरण अभी बताया मैंने, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है। क्लियर। न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, और आपका केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति और कार्यों का स्पष्ट बंटवारा है, ये भी हमारे राज्य सूची का विषय। लिखित संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है, और भी विशेषताएं, ये हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं, जिससे हमारा संविधान सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23,
निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा, हमारे संविधान में सबसे पहले कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो एक तो हो गया आपका सामाजिक सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, एक हो गया राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय, और एक हो गया आपका आर्थिक न्याय। क्लियर? तो ये 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। तो ये कहाँ कहाँ चर्चा की गई है? एक तो आपके प्रस्तावना में चर्चा की गई है, प्रस्तावना में, और एक आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में चर्चा की गई है। क्लियर? राज्य के यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी। क्लियर? तो इसका सही उत्तर होगा, इसमें पूछा है निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो मौलिक अधिकार तो करते नहीं है, मौलिक कर्तव्य नहीं करते, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तो ये करते हैं, यानी कि ऑप्शन सी। क्लियर? याद रखना, राज्य पहले तो न्याय कितने प्रकार के हैं? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय कहाँ कहाँ चर्चा की गई है? डीपीएसपी और प्रस्तावना में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देश देता है? ऑप्शन ए 38, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 44 और ऑप्शन डी 46। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 40। अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन के बारे में उल्लेख है। उसके बाद में इन्हें संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? ये डीपीएसपी का पार्ट है, डीपीएसपी। क्लियर? तो पंचायतों को संवैधानिक जो दर्जा दिया गया था वो 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। क्लियर? कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं। कितने विषय हैं इसमें? 29। सबसे पहला क्या बोलते हैं, पंचायत कहाँ स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी आपके 2 अक्टूबर 1959 और नागौर, राजस्थान। क्लियर? नागौर, राजस्थान। उसके बाद में पंचायतों से संबंधित कुछ समितियां भी गठित की गई थी, जैसे बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता। ये कितने स्तर के पंचायत की बात की थी? इन्होंने तीन स्तर की बात की थी। क्लियर? अशोक मेहता थी, उन्होंने 2 स्तरीय की बात की थी। एक PV.K. राव करके नहीं थी, उन्होंने 4 स्तरीय पंचायत की स्थापना की बात की थी। तो ये 3-4 जो समिति हैं, इनकी डेट और इनके नाम और ये कौन से इन्होंने कितने स्तर की जो बात की थी वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायतों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का विस्तार किसने किया? बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता और रॉयल कमीशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए, इन्होंने 3 स्तरीय की बात की थी। अशोक मेहता कमेटी ने 2 स्तरीय की बात की थी और एक PV.K. राव करके थे, उन्होंने 4 स्तरीय की बात की थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें बलवंत राय मेहता समिति। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? ऑप्शन ए स्विच चालू होने पर, ऑप्शन बी स्विच बंद होने पर, ऑप्शन सी स्विच बंद या चालू होने पर, और ऑप्शन डी इनमें से कोई वोल्टेज नहीं होता। इनमें से कोई वोल्टेज नहीं होता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि स्विच बंद होने पर। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो स्विच बंद होने पर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए फैराडे, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी वोल्ट और ऑप्शन डी एम्पियर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ओम। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए साइट्रिक, ऑप्शन बी एसिटिक और ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल और ऑप्शन डी फॉर्मिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर होगा ए
साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है जिसके कारण वो खट्टा होता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल किस में होता है? इमली में, इमली। क्लियर। और ऑक्जेलिक अम्ल होता है टमाटर, टमाटर। ठीक है ना। और जो फॉर्मिक जो है ना, ये चींटी के डंक में होता है, चींटी के डंक में। क्लियर। मैंने चारों बता दिए, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। कर्कट जनक रसायन से होता है। ऑप्शन ए हृदय रोग, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी कैंसर और ऑप्शन डी दमा। तो इसका सही उत्तर होगा कैंसर। क्लियर। कैंसर का अध्ययन किस में करते हैं? ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? ऑप्शन ए, इंग्लिश में बताता हूँ मैं। ऑप्शन ए है एंडोडर्मिस, ऑप्शन बी एपिडर्मिस, ऑप्शन सी डर्मिस और ऑप्शन डी है स्पेशियल डर्मिस। तो इसका सही उत्तर होगा एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। त्वचा का अध्ययन किस में होता है? डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी। क्लियर। और जो डॉक्टर होते हैं उसे बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये आपके मैथ और रीजनिंग में एक वीडियो में कराऊंगा, इसमें जीएस और हिंदी कराऊंगा। क्लियर। तो हम यहाँ पर फिर हिंदी पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, 36, 36 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 36 में इनमें से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए तीव्र, ऑप्शन बी तृष्णा, ऑप्शन सी त्यागी और ऑप्शन डी कुष्ठित। तो इसका सही उत्तर होगा कुष्ठित। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। गजवदन का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए गर्जन, ऑप्शन बी मेघनाद, ऑप्शन सी गणपति और ऑप्शन डी विष्णु। तो इसका सही उत्तर होगा गणपति। यानी गजवदन किसे बोलते हैं? गज, गज का मतलब होता है हाथी और बदन का मतलब होता है शरीर, हाथी जैसा शरीर किसका है? तो गणपति। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए दिए गए एक शब्द चुनना है। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं, कांटों से भरा, उसे क्या बोलते हैं? कंटक, विकीर्ण और कुचैला या कंटका कीड़। तो इसका सही उत्तर होगा कंटका कीड़। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। दूध और पानी का पानी मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए दुग्ध इंस्पेक्टर होना और ऑप्शन बी है मिलजुल कर रहना और ऑप्शन सी है पक्षपातपूर्ण निर्णय करना और ऑप्शन डी उचित निर्णय करना। तो इसमें क्या पूछा है? दूध का दूध और पानी का पानी, मुहावरे का सही अर्थ होगा उचित निर्णय करना, यानी कि ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। बहिष्कार, बहिष्कार, बहिष्कार या बहिष्कार। तो इसका सही उत्तर होगा, इसकी होती है संधि विच्छेद बहि, बहि धन, बहिधन कार, बहिधन कार। तो विसर्ग और यहाँ आ मिल करके ये क्या बन जाता है? बहिष्कार, बहिष्कार। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया है? तो इसका ऑप्शन होगा सी, यानी राजस्थान। ये करंट के इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं। क्लियर। तो ये पुरानी करंट होगी अब 2021 की। आप देख लेना, मैं PDF डाल दूंगा, उसके बाद में हम बात करते हैं। एक कह रहा है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में किसको भारतीय दल में ध्वजवाहक के रूप में नामित किया? तो इसमें क्या, कौन थे ये? थंगवेलु। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ से करते हैं
61 से, उससे पहले करंट के क्वेश्चन थे उसमें 10। तो इसमें कह रहा है निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसको क्या बोलते हैं? थंडर ड्रैगन। ऑप्शन बी यानी कि भूटान को कहते हैं। श्रीलंका को क्या 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 कहते हैं? भारत का अश्रु। भारत का अश्रु, अश्रु में आंसू, क्लियर, अश्रु। और नेपाल को, जापान को क्या बोलते हैं? उगते हुए सूर्य का देश, क्लियर। और नेपाल को क्या बोलते हैं? हिमालय का, हिमालय की गोद, यानी कि जो नेपाल है वो हिमालय की गोद में बसा हुआ। मैंने चारों बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। रियाद किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी सऊदी अरब और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सऊदी अरब। बांग्लादेश की क्या है? ढाका। वो मुद्रा क्या है? टका। म्यांमार की क्या है राजधानी? नयपिताब, नयपिताब, क्लियर। और आपकी रियाद की क्या है? सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी मिजोरम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा स्थान क्या, कौन सा है? राजस्थान सबसे बड़ा। उसके बाद में सबसे छोटा है गोवा, क्लियर, गोवा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है यूपी। और सबसे छोटा कौन सा है? जनसंख्या में सबसे छोटा है सिक्किम, सिक्किम, क्लियर। सिक्किम है या अरुणाचल प्रदेश है, इसे आप देख लेना, क्लियर। तो इसमें पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। राज्यसभा में चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 8 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 6 वर्ष। देखिए राज्यसभा क्या होती है? संसद के 2 सदन होते हैं, संसद के 2 सदन होते हैं। एक होता है आपका अस्थाई सदन और एक होता है स्थायी सदन। तो एक तो हो गया आपका लोकसभा, लोकसभा जो अस्थाई है, और एक हो गया आपका राज्यसभा जो स्थायी है। तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 545, 545। और अधिकतम कितनी हो सकती है इसकी? 552, क्लियर। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? राज्यसभा में 250 और अधिकतम 245 हैं फिलहाल में, और अधिकतम कितनी हो सकती हैं? 250, क्लियर। तो लोकसभा के तो चुनाव होते हैं आपके प्रत्येक 5 साल बाद। 5 साल बाद कोई भी सरकार आएगी और उसके बाद में लोकसभा, नई लोकसभा गठित होगी उसके बाद में। तो ये तो चेंज होती रहती है आपकी लोकसभा। अब उसके बाद में एक हो गया फिर राज्यसभा। राज्यसभा तो एक स्थायी सदन है, ना इसे कभी भंग किया जाता ना इसे कभी समाप्त किया जाता। इसके जो सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और जिसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, क्लियर। तो इसके सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो यानी कि ऑप्शन सी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके समझ में आ गया पूरा। संसद कितने सदन है? लोकसभा, राज्यसभा, एक अस्थायी सदन है, एक स्थायी सदन है। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 545। अधिकतम कितनी हो सकती हैं? 252। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 245। अधिकतम कितनी हो सकती हैं? 250, क्लियर। इसका 5 वर्ष का कार्यकाल होता है लोकसभा का, और राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 अक्टूबर, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर, ऑप्शन सी 27 नवंबर और ऑप्शन डी 30 नवंबर। तो इसका सही उत्तर होगा 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर 1900
1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। क्लियर। इसकी स्थापना क्यों की गई थी? तो इसके जो उद्देश्य थे, जो हमारा सेकंड जो वर्ल्ड वार युद्ध हुआ था 1939 से और ये 45 के बीच में चला था, तो इसमें बहुत सारे देश पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे, यानी कि आर्थिक व्यवस्था थी। तो इसका जो प्रमुख जो उद्देश्य था, विश्व में शांति स्थापित करना, और उसी के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यूएनओ की स्थापना की थी, जिसका हेडक्वार्टर है यूएनओ की न्यूयॉर्क। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी द हेग, ऑप्शन सी एम्स्टर्डम और ऑप्शन डी वियना। तो इसका सही उत्तर होगा द हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है? जो मैंने अभी यूएनओ बताया ना, इसके 6 अंग हैं, 6 में से 5 अब एक्टिव हैं और 1 नॉन एक्टिव है। तो इन्हीं 5 अंगों में से एक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग। द हेग ये कहाँ है? नीदरलैंड में। क्लियर। और बाकी के जो बचे जो 4 एक्टिव जो वो हैं बॉडी, उनका सभी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित हैं। ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी उड़ीसा में और ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो इसका सही उत्तर होगा एमपी में। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। लिख लो यहाँ, अजंता प्लस एलोरा, ये कहाँ है? ये दोनों हैं महाराष्ट्र में। और खजुराहो की कहाँ है? एमपी में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। प्रसिद्ध नक्का लेबरा उत्सव इनमें से किस राज्य का प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उड़ीसा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। निम्न में से कौन सी हरित गैस निम्नलिखित में से कौन सी एक हरित गैस यानी कि ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं इंग्लिश में से, ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका सही उत्तर होगा नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी की जैसे मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और आपकी क्लोरोफिल है और इसमें जलवाष्प आती है और 1-2 और हैं, ये सभी हरित गैस के अंतर्गत आती हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? ऑप्शन ए आपातकालीन स्थिति में विशिष्ट सेवा के लिए, ऑप्शन बी युद्ध में वीरता के लिए, ऑप्शन सी खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए और ऑप्शन डी विशिष्ट समाज के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा सी खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है आपके खेल के क्षेत्र में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बाकी के ये क्वेश्चन अब इसमें बचे हैं आपके मैथ और आपके रीजनिंग। क्लियर। ये क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में कराऊंगा और मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।